नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ काठमांडू के सफ़र पर। जी हाँ, काठमांडू आप समझ ही गए होंगे, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और ये जो रास्ता हम लोग तय कर रहे हैं, ये जनकपुरी से तय कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे जनकपुरी कहाँ है? तो जनकपुरी भी नेपाल में ही है। अगर हम नेपाल को भौगोलिक दृष्टि से बाँटें, तो नेपाल को कुल 7 प्रांतों में बाँटा जाता है। और हम जिस प्रांत से चले हैं, उस प्रांत का नाम है बघेल या महेश, मधेश। सही प्रोनाउंसिएशन मेरा नहीं हो पा रहा है, मधेश उसे कहते हैं, अब जैसे उसका उच्चारण हो मैथिली में। तो मधेश प्रांत से हम लोग चले हैं और जिस प्रांत में हम लोगों को जाना है, वो बागमती है। क्यों? क्योंकि बागमती प्रांत में ही स्थित है काठमांडू। तो काठमांडू हम लोग जा रहे हैं। तो अब बात आती है कि जनकपुरी से ही हम लोग क्यों जा रहे हैं? हम लोग तो लुम्बिनी होके भी जा सकते थे, या फिर गोरखपुर वाला रास्ता, नौतनवा वाले रास्ते से भी जा सकते थे। तो चूँकि हमें घूमना था जनकपुर भी, तो अगर आपको घूमना है जनकपुर और जनकपुर घूमकर आपको काठमांडू जाना है, तो आप सबसे पहले बिहार आ जाइए। और बिहार में एक ज़िला है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी ज़िले में आप आ जाइए। और सीतामढ़ी ज़िले से लगभग 223 किलोमीटर एग्जैक्ट काठमांडू है। काफ़ी पहाड़ी रास्ता है, एक तरफ नदी, दूसरी तरफ पहाड़। लगभग 30, 25, 40 इससे ज़्यादा आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन हाँ, बेहतरीन नज़ारा है, बेहतरीन सफ़र है, उस पे आपको खूब बेहतरीन नज़ारे मिलेंगे। हाँ, तो आगे हम लोग बात करें कि कैसे पहुँचे, काठमांडू कैसे पहुँचे। तो अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है, तो आप डायरेक्ट आ जाइए जनकपुर और फिर जनकपुर से आप आ जाइए काठमांडू। लेकिन अगर आपकी पर्सनल गाड़ी नहीं है, तब आप बस ले सकते हैं। बस का किराया लगभग 1200 है। नॉन एसी बस का किराया 1200 और एसी बस का किराया 1300 रुपये है पर पर्सन। नेपाली रुपए, ध्यान रखिएगा, नेपाली रुपए। अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 900 के लगभग भारतीय रुपए आपका लगेगा और उससे आप काठमांडू तक की यात्रा कर सकते हैं। फिर अब बात आती है कि अगर आप सही क्या है कि पर्सनल गाड़ी से आना सही है या फिर बस से आना सही है। तो अगर मेरी माने तो जो काठमांडू का जो नज़ारा है वो सफ़र में ज़्यादा है, यानी सफ़र ज़्यादा खूबसूरत है इसका। या फिर मनाली से लेह की जो यात्रा है तो उसमें भी मनाली से लेह में सफ़र ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसी प्रकार जो काठमांडू की यात्रा है, तो इसमें सफ़र बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप जो ये सफ़र लेंगे गाड़ी से, तो आप अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जहाँ चाहेंगे वहाँ इसे रोक पाएँगे और रोक करके अच्छे से आप उस जगह को देख पाएँगे, वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी कर पाएँगे, नदियों को छू पाएँगे, पहाड़ों को घूम पाएँगे और बहुत सारे मंदिरों को भी घूम पाएँगे। तो बेहतर है कि आप पर्सनल गाड़ी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि जनकपुर में क्या घूमने लायक है। तो जनकपुर में घूमने लायक है वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर नौलक्खा मंदिर, जिसे राम जानकी मंदिर भी कहा जाता है। तो नौलक्खा मंदिर अगर आप घूम ले रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राम सीता मंडप है, जहाँ पर राम जी का विवाह हुआ था सीता जी के साथ। तो आप सोचेंगे कि क्या सीता जी नेपाली थी? तो हाँ, सीता जी नेपाली ही थी और राम जी जो थे वो अयोध्या से, सीता जी जो थी वो नेपाल से। तो यहाँ से बारात, यानी अयोध्या से बारात आती है नेपाल, नेपाल में, और यहीं पर उनके चारों भाइयों का विवाह होता है। तो इस प्रकार से आपकी ये यात्रा काफ़ी अच्छी रहेगी। और दूसरा एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो धनुषा डिस्ट्रिक्ट है। चूँकि नेपाल में हमने बात की कि 7 प्रांत हैं और 7 प्रांतों में अगर देखा जाए तो 77 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसमें जो एक डिस्ट्रिक्ट है धनुषा, और वो धनुषा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मधेश प्रांत में पड़ता है। तो वहीं पर वहाँ से ही वही स्थान है जहाँ पर तोड़ा गया था धनुष, यानी भगवान राम ने धनुष तोड़ा था। 3 खंडों में वो धनुष टूटी थी और एक खंड आकाश की तरफ कहा जाता है चला गया, दूसरा खंड पाताल की तरफ चला गया और तीसरा खंड जो उनके हाथ में था वो
खंड अभी भी उस स्थान पर है। कहा जाता है पेड़ों की जड़ों के माध्यम से वो अभी भी बढ़ रहा है। तो ये पूरा वहाँ का इतिहास है और ये जो धनुष वाला स्थान है ये जनकपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर और बात करें कि कितना समय लगेगा आपको जनकपुर से उम, काठमांडू जाने में, तो दूरी तो हमने बता दी थी कि 223 किलोमीटर लगभग है। लेकिन जो समय है आपको लगेगा लगभग 12 घंटे या बहुत जल्दी ये है तो आपको 10 घंटे। लेकिन अगर आप प्लेन के ड्राइवर हैं, आप कभी पहाड़ों पे ट्रैवल नहीं किए हैं, आप कभी पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलाए हैं, तब आपको कम से कम 12 घंटे लगेंगे और बहुत धीरे-धीरे आप जाइए और प्रयास करिए कि अर्ली मॉर्निंग जनकपुर से निकलिए, ताकि शाम होने से पहले यानी अंधेरा होने से पहले आप काठमांडू पहुँच जाइए। क्यों? क्योंकि अगर अंधेरा होने से पहले काठमांडू नहीं पहुँचेंगे, तो आप हमारी तरह जैसे कि अभी हम लोग रुके हैं ना, यहाँ पे हम लोग रास्ते में रुके रुके हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर के लगभग या 40 किलोमीटर के लगभग काठमांडू है, यहाँ से इतनी दूर है। और यहाँ हम लोग देखिए रात में रुके हैं, बहुत बेहतरीन नज़ारा है। अच्छी-अच्छी सी सर्दी भी है और बेहतरीन सा मौसम भी है और देखिए ये शुभन शुभन नामक एक होटल है या रिसॉर्ट कह सकते हैं, जिसमें हम लोग अभी रुके हुए हैं और काफ़ी अच्छा है। रात में अगर रुकते हैं, कहीं बाहर रुकते हैं, नेपाली खाना खाना है आपको, चूँकि नेपाल में ज़्यादातर मांस ही चलता है। मांस के अलावा बाकी कुछ डिश बहुत कम ही मिलती है। मांस के अलावा अगर आप खाएँगे तो चावल, दाल और 1-2 प्रकार की सब्जियाँ आपको मिल जाएँगी। और खाने के अगर रेट की बारे में बात करें, तो लगभग ₹200 थाली, ₹250 थाली, इसी के रेंज में है। थाली में फुल डाइट है आपकी, जितना चाहे जो लीजिए खाइए। चलिए तो अब आखिरी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि कितना पैसा आपको नेपाल के दौरे पर चाहिए। तो लगभग आपको 50,000 रुपए अगर आप 3 से 4 लोग हैं, तो 50,000 रुपए आपको नेपाल के दौरे के लिए चाहिए। और ये भी बात है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में हम कितने दिन रहें। तो लगभग वैसे अ, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आप एडवेंचर को पसंद करते हैं। अगर आप एडवेंचर को पसंद करते हैं, तो अब तो आपको ज़्यादा ही रहना रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एडवेंचर को आप पसंद करते हैं, तो आप बेस कैंप जाएँगे। बेस कैंप यानी जहाँ से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होती है, उसे बेस कैंप कहते हैं। तो आप बेस कैंप जाएँगे और अगर आप बेस कैंप जाएँगे, तब आपको कम से कम 7 दिन की ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी और पैसा सीधे बढ़ जाएगा। तो पर पर्सन फिर आपको 1 लाख रुपए लगेगा काठमांडू से बेस कैंप जाने में, लगभग 1 लाख रुपया। किसी एनजीओ के थ्रू ही जाएँगे आप, अकेले तो आप जा नहीं पाएँगे। अगर पहली बार यात्रा है, तो अकेले आप नहीं कर पाएँगे, संभव नहीं है। और अगर आप एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं, तो फिर $44,000 आपको पे करना पड़ेगा किसी एनजीओ को और उसके बाद आप एवरेस्ट पे जा सकते हैं। हाँ, अगर आप शौकीन हैं फ्लाइट के, तो भी आपके लिए नेपाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि फिर आप फ्लाइट पे काठमांडू से बैठिए और सीट पर बैठिए, पायलट की सीट पे बैठिए, शैम्पेन से भरा हुआ ग्लास लीजिए और एवरेस्ट के ऊपर का नज़ारा देखिए और फिर लैंड करिए काठमांडू में। तो वो एडवेंचर का अलग-अलग ट्रिप है, 4 दिन का ट्रिप है, 3 दिन का ट्रिप है, बहुत सारे एडवेंचर ट्रिप हैं। अगर आप काठमांडू में एडवेंचर करना चाहते हैं, नेपाल में एडवेंचर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एडवेंचर के प्रिय नहीं हैं, बस आपको जाना है, पशुपतिनाथ का दर्शन करना है, स्क्वायर पे घूमना है और 1-2 जगहों पर और जो वहाँ की खास जगह हैं, वहाँ पर जाना है, तो आपको लगभग 3 से 4 दिन वहाँ काठमांडू में काफ़ी हैं। आप वहाँ जाइए, 3 से 4 दिन रहिए, वहाँ घूमिए और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और किसी टॉपिक पे पैसा आपका हो गया, कितना पैसा लगेगा और घूमना समय काठमांडू में लगभग 3 से 4 दिन और ट्रैवलिंग आप अपनी गाड़ी से करिए ट्रैवलिंग। अगर एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपका ज़्यादा समय लगेगा। एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं तो उसका अलग प्रोसीजर है, उसको अलग से हम किसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। फ़िलहाल हम लोग रुके हुए हैं बीच रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं। कल हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे और हम लोग जाएँगे काठमांडू और वहाँ पर पशुपतिनाथ का दर्शन करेंगे। अगर पशुपतिनाथ के इतिहास के बारे में बात करें तो बड़ा प्राचीन है पशुपतिनाथ का इतिहास। ये भी बात कर लेते हैं कि जो नेपाल है वो एक हिंदू राष्ट्र कभी था, लेकिन अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जाति रहती यानी धर्म है वो हिंदू ही है, सबसे ज़्यादा धर्म हिंदू ही है। अगर इसकी आबादी की बात करें तो लगभग इसकी आबादी 2.5 करोड़ के लगभग है, तो बहुत कम आबादी है। पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है
और बाकी कुछ नहीं, बाकी बहुत अच्छा है। खान-पान में रोटी का नहीं है प्रोडक्शन यहाँ पे पूरी तरह से नेपाल पर्यटन पे निर्भर है। चाइना और भारत के से ही ये आयात करता है और वहीं से ये सारा कार्य करता है। तो चलिए बहुत अच्छा, ये हम लोगों का रिसॉर्ट है, थोड़ा-सा देख लीजिए, बहुत बेहतरीन जगह है, काफ़ी अच्छा है। तो जल्दी आइए काठमांडू, घूमिए और बेहतरीन एन्जॉय करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।